बिहार में केस ना थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि यहाँ लोग अपने पॉलिटिशियंस के लिए लड़ते हैं। जो काम यहाँ के नेताओं को करना चाहिए वो बिहार की जनता स्वयं खुद कर देती है। तो आज मैं आपको ऐसा सच बोलने जा रहा हूँ जो हो सकता है कि बिहार की जनता को बुरा लगे, लेकिन वो सच सुनना ज़रूरी है क्योंकि बिहार की बर्बादी में जितना हाथ यहाँ के नेताओं का है उतने ही बराबरी की हिस्सेदारी यहाँ की जनता की भी है। ज़्यादातर घरों के लड़के 18 साल के होते ही बिहार छोड़कर मजदूरी करने चले जाते हैं और जब वो 50-60 साल की उम्र में वापस बिहार लौटते हैं तब तक उनके बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है। पीने का साफ पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, स्कूल के ऊपर छत नहीं है, सड़कों में गड्ढे इतने बड़े हैं कि उनमें गाड़ियों के टायर्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी गाड़ी चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ चलेगा, लेकिन कुर्सी पर उनका अपना आदमी बैठना चाहिए। सच तो ये है कि बिहार के हाल हमेशा शुरू से ही कुछ खास नहीं थे। एक दौर ऐसा भी था जब 10 साल में 10 सरकारें बदल जाती थी, मतलब मौसम से पहले सीएम बदल जाते थे। आपने दुनिया भर में अक्सर देखा होगा कि पॉलिटिशियंस अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन बिहार में केस ना थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि यहाँ लोग अपने पॉलिटिशियंस के लिए लड़ते हैं। जो काम यहाँ के नेताओं को करना चाहिए वो बिहार की जनता स्वयं खुद कर देती है। और आज मैं आपको ऐसा सच बोलने जा रहा हूँ जो हो सकता है कि बिहार की जनता को बुरा लगे, लेकिन वो सच सुनना ज़रूरी है क्योंकि बिहार की बर्बादी में जितना हाथ यहाँ के नेताओं का है उतने ही बराबरी की हिस्सेदारी यहाँ की जनता की भी है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाता है तो 12 बजे मायके चल जाते हैं रूस के अच्छा से। मोदी कर रहा है, लालू यादव नहीं किया है। 400 से 1100 मिल रहा है। अब देखो, रिसेंटली हुआ कुछ ऐसा। दानापुर स्टेशन रोड पर एक जूते चप्पल के काम करने वाले शंकर राम, जो कि रविदास समुदाय के हैं और उनकी एज 57 ईयर्स है, दिन भर में वो 300 से 400 रुपए कमा लेते हैं और जिनके लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब उनसे पूछा गया कि आप इस बार वोट किसको देंगे, तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि हम तो अपनी वोट रीतलाल यादव को देंगे, जो कि एक आरजेडी के कैंडिडेट हैं और अभी जेल में बंद हैं। मतलब कि यहाँ के वोटर्स को लिटरली फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके बच्चे गुंडे माफिया बनने के सपने देखते हैं। नहीं, उन्हें फर्क पड़ता है इस चीज से कि बस जो उनके विधायक जी होंगे ना वो उनकी जात के होने चाहिए। पीने का साफ पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, स्कूल के ऊपर छत नहीं है, सड़कों में गड्ढे इतने बड़े हैं कि उनमें गाड़ियों के टायर्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी गाड़ी चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ चलेगा, लेकिन कुर्सी पर उनका अपना आदमी बैठना चाहिए जो कुछ काम भी नहीं करता। और इस वीडियो में भी आप देखिएगा, एक लड़का नेताजी का झूठा खाना खा रहा था और जब नेताजी से पूछा गया कि उन्होंने उसको अपना झूठा खाना क्यों दिया, तो नेताजी बोले कि हमारा झूठा किसी प्रसाद से कम थोड़ा ही है। आपका छोड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, वहाँ पर खाना प्रसाद हो जाता है, तो एक आदमी खाना को बांट लेता है। देखो, ज़्यादातर घरों के लड़के 18 साल के होते ही बिहार छोड़कर मजदूरी करने चले जाते हैं और जब वो 50-60 साल की उम्र में वापस बिहार लौटते हैं तब तक उनके बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है। लेकिन उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आज हमने मजदूरी करी है तो भाई कल को हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, उनको मजदूरी ना करनी पड़े। इनफैक्ट यहाँ के लोगों को इतनी समझ तक नहीं है कि वो चुनाव में नेता से एटलीस्ट ये तो पूछे कि यहाँ फैक्ट्रीज बनवाओ, यहाँ जॉब्स क्रिएट करो ताकि हमारे बच्चों को हमें माइग्रेट ना करना पड़े। यहाँ फैक्ट्री से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं क्योंकि हर लड़के को आईएएस बनना है, सिस्टम को बदलने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम से निकलने के लिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कहानी सिर्फ इस बार की है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि बिहार के हाल हमेशा शुरू से ही कुछ खास नहीं थे। एक दौर ऐसा भी था जब 10 साल में 10 सरकारें बदल जाती थी, मतलब मौसम से पहले सीएम बदल जाते थे। लेकिन आज जो बिहार की हालत है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है लास्ट के 3 डेकेड्स के पॉलिटिशियंस का। तो चलो अब धीरे धीरे करके सब समझते हैं। तो दोस्तों, असल में 1974 में ना, जब बिहार का करप्शन एकदम पीक पे था, तब जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया और इसी जेपी मूवमेंट से 3 नौजवान निकले, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। इन लोगों ने शुरू में गरीब और बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए खूब जोरों शोरों से आवाज उठाई, लेकिन इन्हीं लोगों ने इन गरीब और बैकवर्ड क्लासेस को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि ये बिहार का सिस्टम सुधारेंगे, पर 1990 में जब लालू यादव को पावर मिली तो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन का नारा टोटल डिसेप्शन बन गया। इनसे ज्यादा बिहार को आज तक किसी ने नहीं लूटा।
तो चलिए अब धीरे धीरे करके समझते हैं कि कैसे इन लोगों ने आपके बिहार को लूटा। देखिए 1990s में ना भारत में दो बड़े धमाके हुए, एक तो दिल्ली में और दूसरा पटना में। दिल्ली में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की और पटना में गरीबों के मसीहे के रूप में लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई। मंडल ने देश की राजनीति में जात पात को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और लालू जैसे नेताओं ने इसी हवा को पकड़कर गरीब और बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं के रूप में अपनी राजनीति को चमकाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह समझना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बिहार में जाति और ऊंच नीच वाली राजनीति की पकड़ इसलिए इतनी गहरी हुई क्योंकि बिहार आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ था, जिसका सबसे बड़ा कारण थी सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या थी, पहले इसको भी समझते हैं। देखिए बिहार पहले एक रिच स्टेट था जहां कोल, मिनरल, आयरन और बहुत सारी चीजें मिलती थी। अब इसमें होता कुछ ऐसा था कि नॉर्मली जहां रॉ मटेरियल मिलता था वहीं फैक्ट्री लगती थी ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो। लेकिन 1952 में सेंटर में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाई गई जिसमें डिसाइड किया गया कि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूरे देश में सेम रहेगा, चाहे फैक्ट्री बिहार में लगाई जाए या फिर तमिलनाडु में। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री ओनर्स ने कोस्टल स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को चूज किया क्योंकि वहाँ पोर्ट्स, रोड्स और एक्सपोर्ट के ज्यादा मौके थे। और बिहार के पास सिर्फ रॉ मटेरियल रह गया, फैक्ट्रीज, जॉब्स और डेवलपमेंट सब कुछ चला गया और बची कुची कसर बिहार को एक्सप्लॉइट करने में यहाँ के नेता पूरी कर ही रहे थे। हालांकि जेपी मूवमेंट के बाद बिहार के लोगों को ऐसा लगा था कि अब नया सवेरा आएगा, बट कुर्सी मिलते ही पूरा खेल ही बदल गया। जिसे लोगों ने आग बुझाने के लिए भेजा था, धीरे धीरे वही आग में तेल छिड़कने का काम करने लगा। अभी मालूम है ना तो क्या सुनिए तुम्हारी। और ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, ये धागा धीरे धीरे करके खुलता गया और सबसे पहला धागा था कास्ट पॉलिटिक्स। क्योंकि लालू जी ने सीएम कर्पूरी ठाकुर की तरह सोशल जस्टिस के खूब नारे लगाए, लेकिन लालू के टाइम पे बिहार के पास जस्टिस के अलावा सब कुछ था। 1990 के बाद पूरे बिहार में एक ही नारा गूंजता रहा, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल यानी कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, इन अपर कास्ट को ऑपरेसर बताकर इन्हीं लोगों का ऑपरेशन किया जाता था। In 1990s Bihar, Lalu Yadav was a political necessity. When he carried out those movements of Bhura Bal and the entire movement against the upper caste. फिर 1996 आते आते बिहार एक स्टेट कम और एक सर्कस ज़्यादा लगने लगा था, जहां मेहनत का दाम नहीं और ईमानदारी का कोई नाम नहीं। हर डिपार्टमेंट में करप्शन का मेला लगा हुआ था, पूरा का पूरा सिस्टम। सबसे ज़्यादा शौक तो तब हुआ जब बिहार में सामने आया चारा घोटाला। गायें, बकरी और बैल के चारे के नाम पे हजारों करोड़ का पैसा ट्रेजरी से उड़ा दिया गया। टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन इमेजिनरी पशुओं को रॉयल मील मिलता था। और जब धीरे धीरे सीबीआई ने चारा घोटाला की फाइल खोलनी शुरू करी, वैसे वैसे सीबीआई के अफसर बदलते गए। जो ऑफिसर लालू का नाम तक पहुंच जाता था उसका ट्रांसफ़र हो गया ट्रेजरी के रिकॉर्ड रूम से, फाइल्स गायब होने लगी और जिन अकाउंटेंट्स ने स्टेटमेंट देने की हिम्मत करी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता था। और दोस्तों इस स्कैम ने चारा के बजाय बिहार के पूरे सिस्टम को ही निगल लिया था। खैर जब लालू की ऑलमोस्ट जेल कंफर्म हो गई तो उनके दिमाग में एक नया मास्टर प्लान बना। कुर्सी भले ही चली जाए लेकिन सत्ता तो हमारे घर में रहनी चाहिए। फिर जो लालू जी का ये मास्टर प्लान था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बनाई और रातों रात अपनी पत्नी राबड़ी देवी को किचन से निकालकर सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। राबड़ी देवी ने कहा, हम कैसे चलाएंगे सरकार, हमें तो कुछ भी नहीं पता। पीछे से आवाज आई लालू जी की, हम सब देख लेंगे। और अब बिहार की सरकार पटना से नहीं बल्कि होटवार जेल से चल रही थी, जिसको लालू जी चला रहे थे। और जैसे ही बिहार की सीएम राबड़ी देवी बनती हैं, उधर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव स्टेट के सबसे पावरफुल लोग बन जाते हैं। इनके लिए रेप और किडनैपिंग तो जैसे एकदम आम बात हो चुकी थी, लेकिन इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी कि भाई लालू यादव के ब्रदर इन लॉज की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। और बिहार का सीएम ऑफिस अब सीएम ऑफिस कम मानो लालू जी का परिवार का ड्राइंग रूम लगने लगा था। खैर घर के अंदर तो क्रिमिनल्स थे ही, लेकिन बाहर शाहबुद्दीन जैसे और भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स अब खुलेआम घूम रहे थे। शाहबुद्दीन वही व्यक्ति है जिसने 23 लोगों का मर्डर किया था, 2 लोगों को जिंदा तेजाब में नहला दिया था। कोर्ट में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई, लेकिन जेल तो मानो उसके लिए ऐशो आराम का एक अड्डा था, मानो उसी का ठिकाना था। जब एनआर मोंटी और मनोरंजन चौधरी जैसे जर्नलिस्ट वहां गए तो उन्होंने क्या देखा, गैस करो। उन्होंने देखा कि शाहबुद्दीन जेल के सुपरिटेंडेंट की कुर्सी के ऊपर बैठता था। और जब डीजीपी डीपी ओझा ने उनके दाऊद आईएएस के साथ कनेक्शन की फाइल रखी तो शाहबुद्दीन पर एक्शन लेने के बजाय ऑफिसर का भी ट्रांसफर कर दिया गया। यानी
वहीं यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही कहावत एकदम सच हो गई। क्योंकि कुल मिलाकर हाल ये था कि 1997 में पटना हाई कोर्ट ने खुद कहा कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं बचा है और कहा कि ये तो खुलेआम जंगल राज है। इस जंगल राज के अंदर कोई कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी या फिर कोई अफसर भी क्यों ना हो, लालू जी के कहने पर सबकी बलि बहुत आसानी से चढ़ जाती थी। फॉर एग्जाम्पल बिहार की एक बहुत ही बड़ी सामूहिक लूट जिसके बारे में आपको अभी बताता हूँ, जो रिलेटेड है लालू जी की बेटी की शादी से, जिसमें स्टेट का 100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। शादी लालू जी के घर में थी लेकिन खर्चा 100 करोड़ रुपए का स्टेट का हुआ था। अब वो बताता हूँ कैसे। शादी के लिए लग्जरी होटल्स के सारे रूम बुक कर लिए गए, गेस्ट के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां शोरूम से उठवा ली गई, शोरूम खाली करवा लिए गए, ज्वेलर्स को दिन दहाड़े लूट लिया गया, लेकिन किसी को भी 1 रुपया वापस नहीं दिया गया। कहते हैं कि तब लालू के घर में शादी थी लेकिन शहर में एक कर्फ्यू था, क्योंकि लोग डर से दुकान बंद करके अपने घरों में बैठे थे, क्योंकि मना करने का तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर मना करते तो शायद अगले दिन रेड पड़ जाती। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब इतने बुरे हाल थे तो किसी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं करी, कोई मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में किसी बड़े अधिकारी को किसी ने रीच आउट क्यों नहीं किया। मदद मांगने जाते तो जाते कहाँ, क्योंकि उन लोगों के हाल, IAS और IPS के हाल तो इन लोगों से भी बुरा था। ये लोग इनके पर्सनल दुर्बारी थे। लालू जी की बेटी की शादी में IAS और IPS इनके रिश्तेदारों को अटेंड करने में व्यस्त थे। अटेंड करने में व्यस्त होने के अलावा उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। लालू जी अपने DGP को पब्लिक में मुंशी जी बुलाकर बोलते थे, जैसे किसी थाने का कोई सिपाही हो। मैं आपको बता दूं, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक स्टेट के अंदर पुलिस रैंक की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, उनको भी लालू जी मुंशी कहकर बुलाते थे। और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीनियर IAS मुकुंद प्रसाद को इनकी पीक दान लेकर घूमते हुए देखा जाता था, क्योंकि लालू जी को पान खाना पसंद था। केवल 2 साल के अंदर हवा इतनी खराब हो गई थी, लगभग 384 सेंट्रल लेवल ऑफिसर्स में करीब 160 IAS, IPS और IRS ऑफिसर्स ने सेंट्रल डेप्यूटेशन की मांग की थी। अब आप खुद ही सोच लो, जब स्टेट के इतने पावरफुल लोगों की हालत ये थी तो समझ जाइए गरीब और औरतों का हाल तो क्या ही हुआ होगा। और एक IAS ऑफिसर की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। IAS ऑफिसर BB बिस्वास की वाइफ चंपा बिस्वास की कहानी सुनेंगे तो आपके शायद रोंगटे कांप उठेंगे, क्योंकि 1995 से 1997 तक चंपा का बार बार रेप होता रहता था। उन्हें स्टेरिलाइजेशन करवाना पड़ा सिर्फ इसीलिए ताकि उनके रेपिस्ट उनको प्रेग्नेंट ना कर दें। और रेपिस्ट का नाम था मृत्युंजय यादव, जो कि RJD के MLA हेमलता यादव का 27 साल का बेटा था। और इसका खुलासा तब हुआ जब ऑपोजिशन के एक नेता सुशील कुमार मोदी ने मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाया, तब जाके तो कोर्ट में मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन बिहार में इंसाफ कभी पूरा नहीं होता था। हुआ क्या कि पटना हाई कोर्ट ने कन्विक्शन हटा दिए और एविडेंस की कमी बताकर मृत्युंजय यादव को छोड़ दिया। और फिर होना भी क्या था, थक हार के बिस्वास परिवार ने बिहार छोड़ दिया, क्योंकि शायद वो ये बात समझ चुके थे कि यहाँ कोई 1 या 2 आदमी रेपिस्ट नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम ही रेपिस्ट है। बस फिर क्या था, इन्हीं चीज़ों की वजह से 2003 तक बिहार की पर कैपिटा इनकम देश के एवरेज का सिर्फ 37% रह गया। माइग्रेशन एक प्रोफेशन बन गया। टूरिस्ट तो क्या, यहाँ मेहमान और पड़ोसी भी एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग डरते थे। 2005 में जब लालू को हटाकर नीतीश कुमार की एंट्री हुई तो लोगों ने सोचा कि भाई अब जंगल राज खत्म होगा और शायद अब डेवलपमेंट की बात होगी। और शुरुआत कुछ वैसी ही रही। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका योजना चलाई गई, जिससे लड़कियों को स्कूल जाने का साधन मिला। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में 500 मेगावाट से 3000 मेगावाट तक बढ़ा। 25,000 किलोमीटर की सड़क बनी। पंचायत में महिलाओं के लिए 50% का रिजर्वेशन भी दिया गया। 2007 में फिर जानकारी पोर्टल करके बिहार को इंडिया का पहला स्टेट बनाया जहां RTI डायरेक्ट आप फोन से फाइल की जा सकती थी। लेकिन जब बिहार के लोगों को लगने लगा कि भाई अब जंगल राज सही में खत्म हो रहा है, ठीक उसी समय नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की डेवलपमेंट का इंजन थोड़ा धीमा होने लगा। नीतीश कुमार के ऊपर दल बदलने का जुनून सवार हो गया। अब हुआ कुछ ऐसा, पहले वो 2007 में BJP के साथ, फिर 2013 में उनके खिलाफ, फिर 2017 में वापस साथ और 2022 में फिर से खिलाफ। हर 3 साल में गठबंधन बदला और हर बार सिस्टम रिबूट हुआ। और 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार एक ही मंच यानी एक स्टेज पर एक साथ आए, महागठबंधन बना। और नीतीश ने कहा
गरीबों का सम्मान रखा जाएगा। पर लालू की छाया पड़ते ही बिहार की ब्यूरोक्रेसी फिर से सदमे में चली गई। पुलिस की पोस्टिंग हो या टेंडर का अलॉटमेंट, सब कुछ फिर से कोटा के बेसिस पर होने लगा। लेकिन एक मिनट, कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। जब 2017 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव का लैंड फॉर जॉब स्कैम से पर्दाफाश किया तो नीतीश कुमार जी ने जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन कहकर आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया और रातों रात बीजेपी के साथ अपनी सरकार बना ली। लेकिन हालात अब भी ज़्यादा नहीं बदले थे। पॉलिसीज तो फिर से खूब आई, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी वेंटिलेटर पे था। इन सब चीज़ों के बीच बिहार के पॉलिटिकल मंच पर एक चमकदार चेहरा सामने आता है जिसका नाम है चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं। स्टाइलिश पर्सोना, परफेक्ट पीआर और बॉलीवुड स्टाइल स्पीचेस के साथ उन्होंने अपने आप को मोदी जी का हनुमान भी कहा कि मैंने एक हनुमान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का हर मुश्किल कठिन दौर में मैंने उनका साथ दिया। उन्होंने हर स्पीच में कहा कि मैं बिहार को बॉलीवुड बना दूंगा, लेकिन उनका मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में कभी कुछ दिखा नहीं। अब दोस्तों देखो, इस बात में कोई शक नहीं और ये बात गलत भी नहीं कि चिराग पासवान एक वेल एजुकेटेड लीडर हैं और युवाओं के बीच एक चर्चित चेहरे हैं, क्योंकि उनके मुंह से हमने कभी भी कुछ ऐसा नहीं सुना जिसमें वो जात पात की राजनीति या फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। अब आप एक इंटरव्यू की क्लिप देखें और इसमें आप सुन भी सकते हैं, जब उनसे हिंदू मुस्लिम या फिर मंदिर मस्जिद को लेके कुछ बात की तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया, जो कि एक एजुकेटेड लीडर से आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई देश में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों के और बड़े बड़े हमारे देश में तमाम मुद्दे हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप ये हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति से परे हटके उन मुद्दों पे मुझसे बात करें। यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए और जिससे हमें एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि यार हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि हाँ वो दूसरे नेताओं से थोड़ा सा अलग तो हैं, पर क्यों उनकी कुछ करी हुई चीज़ लोगों के सामने नज़र नहीं आ रही, वो मेरी भी समझ से परे है। और यार ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% के आसपास था, उन्होंने जॉब क्रिएशन पर एक भी पॉलिसी नहीं दी। रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि जेडीयू की 43 सीट्स तक गिर गई और सरकार अनस्टेबल हो गई। कुल मिलाकर यहाँ साल दर साल सरकार बदलती रही, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा, कुर्सियाँ पलटती रही, लेकिन नियत में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। और इन सभी लीडर्स की मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ की वजह से आज 2025 का बिहार फिर से एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़ा है। फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि एक बार एनडीए की सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पर आयरनी ये है कि वो जनरेशन जिसे 1990s का खौफ भी याद नहीं है, आज उसी नैरेटिव को उन्हें याद दिलाकर उनसे वोट मांगे जा रहे हैं। और जब इतनी सारी हमने बात कर ही ली है तो एक एक करके हम सभी लोगों के मैनिफेस्टो को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले एनडीए से शुरू करते हैं। एनडीए के मैनिफेस्टो के मुताबिक 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और बिहार को ग्लोबल स्किलिंग का हब बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को हर साल बिहार में 1 लाख रुपए तक की कमाई कराने का लक्ष्य रखा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एनडीए की सरकार तो यहाँ 20 सालों से है, तो ये सारे काम पहले से भी तो किए जा सकते थे। अब अगर बात करें दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज के महागठबंधन की, तो लालू यादव जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो इस बार यूथ आइकन बन के निकले हैं, उनका सबसे बड़ा नारा है हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। मतलब बिहार के 3 करोड़ परिवारों के लिए 3 करोड़ सरकारी नौकरी की व्यवस्था करी जाएगी। 3.25 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ भी नौकरियां देंगे हर घर में, तो 2.5 करोड़ नौकरी हो जाएगी और 30,000 के हिसाब से देंगे तो लोग कह रहे हैं कि वो 9 लाख करोड़ की सैलरी हो जाएगी सालाना। बिहार का बजट ही 3,16,000 करोड़ है। हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। लेकिन अगर कोई भी बिहार में रहने वाला या बिहार से बाहर रहने वाला व्यक्ति थोड़ी सिंपल सी मैथ लगाए तो ये बात आसानी से समझ जाएगा कि अगर इस वादे को पूरा करना है तो अभी जो बिहार का बजट है उससे तो कुछ नहीं होने वाला, शायद उस बजट को 3-4 गुना करना पड़ेगा, तो शायद ज़रूर बात बन जाए। अब ऐसे में मेरा एक सवाल बनता है, क्योंकि 3 करोड़ नौकरियां देने के लिए 3-4 गुना बजट करना पड़ेगा, तो क्या सही में ये बिहार को नया बिहार बनाना चाहते हैं या फिर वही पुराना जंगल राज बिहार की जनता को लौटाना चाहते हैं? इस बार के इलेक्शन में इन सारे बड़े बड़े चर्चित चेहरों के बीच
बिहार की पॉलिटिक्स में एक और नया चेहरा सामने आ रहा है और वो है प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी का। ये वही पीके हैं जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज़ के लिए स्ट्रैटेजी और स्पीचेस से देश के बड़े बड़े नेताओं को जीता है। इस बार उन्होंने बिहार में 4000 किलोमीटर पद यात्रा करके हर डिस्ट्रिक्ट, हर गाँव और हर बस्ती को देखा है। और अभी तक मैंने जितनी भी पार्टीज़ के मैनिफेस्टो देखे हैं उनमें मुझे सबसे बेहतर लगा है प्रशांत किशोर का मैनिफेस्टो, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट रेडी है। उनका कहना है कि मेरा पहला स्टेप होगा लिकर पॉलिसी रिफॉर्म। वो कहते हैं कि बैन हटाओ और कंट्रोल लाओ। ये रेवेन्यू, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि बिहार की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। दूसरी तरफ उन्होंने अपना फोकस रखा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मिशन पर। बिहार की महिलाओं के लिए 0 इंटरेस्ट लोन्स, माइक्रो फंडिंग और SHGS के थ्रू 1 लाख तक का स्टार्टअप फंड प्लान में है। पीके का मानना है कि जब बिहार की महिलाएं कमाएंगी तो उनके बच्चे जरूर पढ़ाई करेंगे। तीसरा और उनका सबसे इम्पैक्टफुल मॉडल है लोकल एम्प्लॉयमेंट हब्स। उनका कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट पार्क बनाया जाए जहां IT, एग्रो प्रोसेसिंग और MSME इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज मिलेंगे। उनका टारगेट क्लियर है कि 10 लाख लोकल जॉब्स बिना माइग्रेशन के, ताकि हर स्टूडेंट दिल्ली, मुंबई जाने की बजाय बिहार में रहकर कमाए और काम करे। और चौथा पिलर है जिसकी बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। हर MLA यानी जो विधायक और ऑफिसर का परफॉर्मेंस होगा, स्कोर कार्ड पब्लिक के ऊपर होगा। हेल्थ और एजुकेशन में उन्हें 10 साल का टारगेट रखा है कि ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल और 24/7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। यानी काफी टाइम बाद कोई नेता धर्म और कास्ट के बजाय इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर बात कर रहा है। प्रशांत किशोर के पास विजन तो है, पर अब सवाल ये उठता है क्या प्लान पूरा होने से बिहार सही में बदलेगा? अब देखो दोस्तों, बिहार में अभी तक जितना कुछ भी हुआ, पहले जो भी हुआ, अभी जो हो रहा है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी पार्टी को विलन समझे, बट मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब अगली बार कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आए तो आप उसके लिए तालियां नारे ना बजाएं, उनको पकड़ के वहीं बैठाएं और उनसे बात करें कि साहब आपने पिछले 5 साल में क्या करा है और अगले 5 साल में आप मेरे लिए और यहाँ की जनता के लिए क्या करने वाले हैं। आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है, डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप फंडिंग कहाँ से लाएंगे। उनसे ये सवाल ज़रूर पूछें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक फोक सिंगर है मैथिली ठाकुर, जिनको MLA के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दी गई है। अब होता क्या है, जब उनसे ये पूछा गया कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के टाइम किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप यहाँ की जनता के लिए मैम क्या करेंगी, मतलब यहाँ के लोगों के विकास के लिए क्या करेंगी, क्या है फंडिंग कहाँ से लेके आएंगी, कैसे इन लोगों का भविष्कार करेंगी, कैसे डेवलपमेंट होगा यहाँ का, तो उनका जवाब सुनिए क्या था। ये वीडियो देखिए। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज़ है। तो रिपोर्टर जी ने बस उनसे एक उनका ब्लूप्रिंट ही तो मांगा था कि आपका विजन क्या है, आप वो बता दीजिए। तो उसका रिप्लाई इन्होंने क्या दिया कि ये कोई खुलेआम बताने वाली बात थोड़ा ही है, मतलब वो सबके सामने कैसे डिस्क्लोज कर दें। तो मैम आप अगर मैनिफेस्टो नहीं बताएंगी तो जनता डिसाइड कैसे करेगी कि आप उनके लिए क्या करने वाले हो। तो वो तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा ना। जो लोग, समझो बिहार की जनता, आपको ये समझना पड़ेगा, जो लोग आपके बीच के नहीं है वो आपके नहीं है। ज़रूरी नहीं है कास्ट सेम है तो आप उसको वोट दे दो। जो आपके बीच में रहा ही नहीं है, अपनी बड़ी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरा है, उसने ज़मीनी स्तर के धक्के नहीं खाए हैं, तो वो आप लोगों की समस्या को कैसे समझेगा। तो दोस्तों मेरी इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस बार जब भी आपके शहर में कोई बड़ा नेता आए या फिर उसका रोड शो हो, तो वहाँ जाकर ताली ना बजाएं। ताली बजाने के बजाय उनसे सवाल पूछिए कि पिछले 5 सालों में क्या किया है और आने वाले 5 सालों में क्या करने वाले हो। क्योंकि अब बिहार को बदलने के लिए एक मजबूत रोड मैप चाहिए, रोड शो नहीं।